एलिस इन बॉर्डरलैंड के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम अरीसू से मिलते हैं, जो एक गेमर है जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही बैठा रहता है। उसका बड़ा भाई अंदर आता है और अरीसू को एक इंटरव्यू में ना जाने को लेकर उसे डांटता है। वो अरीसू से कहता है कि वो इस घर में एक पैरासाइट है। अरीसू का कहना है कि अगर ऐसा है तो वो घर छोड़कर चला जाएगा, और असली में वो अपना घर छोड़ भी देता है। वो अपने दोस्त करूबे को मैसेज भेजता है, जिसे भी जॉब से अभी अभी निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपनी बॉस प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था। उसका और एक दोस्त है छोटा, जो आज अपने काम पर नहीं गया। जब वो तीनों एक साथ मिलते हैं तो वो एक इमेजिनरी ज़ॉम्बी हमले के बारे में बात करते हैं। करूबे का कहना है कि अरीसू ज़ॉम्बी से बच जाएगा क्योंकि वो काफी होशियार है। इसके अलावा वो अरीसू से कहता है कि वो उनके साथ घूमना बंद करे और वो अपने जीवन के साथ कुछ करे। हालांकि कुछ सेकंड्स के लिए तीनों का मूड खराब हो जाता है। फिर करूबे अरीसू को अपने कंधे पर बिठा लेता है और भीड़ में दोनों नाचते हैं और मजे करते हैं। लेकिन सड़क के बीच में होने के वजह से ट्रैफिक जाम होने लगता है। वो पुलिस से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाथरूम के अंदर भागते हैं, लेकिन अचानक ही बिजली गुल हो जाती है। वो स्टेशन से तब निकलते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि बाहर इतना सन्नाटा क्यों है। वो चारों ओर देखते हैं लेकिन कहीं कोई भी एक भी इंसान नहीं है, यहाँ तक कि उनके सेलफोन पर भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसके बारे में वो बात करते हैं और अरीसू कहता है कि शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी उन पर नाराज या निराश नहीं होगा। लेकिन कुछ देर में एक बड़ी बिल्डिंग में लाइट जलती है और एक मैसेज लिखा होता है जिसमें कहा गया है कि गेम जल्दी शुरू होगा। एक एरो उन्हें दिखाता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और दूसरी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहां वो और डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। उनमें से हर को एक फोन मिलता है। एक लड़की उनके पास आती है, शिबुकी, और उन्हें बताती है कि उन्हें गेम खेलना होगा और कोई चारा नहीं है। एक और लड़की उनके साथ जुड़ती है और उनके फोन के जरिए से उन्हें इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं। पहले गेम का नाम है डेड और अलाइव और इसकी कठिनाई है 3 ऑफ क्लब्स। गेम को जीतने के लिए उन्हें दी गई टाइम लिमिट में सही दरवाजा चुनना होगा, जो 2 मिनट से शुरू होता है और लगातार घटता जाता है। पहले कमरे में लड़की एक दरवाजा खोलती है और उसे मार दिया जाता है क्योंकि वो गलत दरवाजा होता है। दूसरे कमरे में करूबे हिम्मत करता है और थैंक गॉड उसने सही दरवाजा चुना। अगले कमरे में ग्रुप इस बारे में लड़ते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और किसे अगला दरवाजा खोलना चाहिए और किसे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। आखिरकार अरीसू अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को काम में लाता है और वो गेम को क्लियर कर पाते हैं। जब वो बिल्डिंग के बाहर टहलते हैं तो वो मेज पर 3 क्लब कार्ड देखते हैं। उन्हें अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है कि उन्हें 3 दिनों के लिए वीजा दिया गया है। एक आदमी वहां आता है और बताता है कि उसका वीजा आज खत्म हो रहा है और अब वो खेलना नहीं चाहता। एक लेजर बीम उसे मार डालता है। शिबुकी का कहना है कि अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें खेलते रहना होगा। पहला एपिसोड एक लड़की उसागी के साथ एंड होता है, जो छत पर खड़ी होती है और वही खतरनाक लेजर से भरा आकाश देखती है। एपिसोड 2 की शुरुआत उसागी के फ्लैशबैक से होती है और वो अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाती है। फिर हमें टोक्यो वापस लाया जाता है, जहां छोटा अरीसू से बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते हैं, लेकिन पुराने जमाने के रेडियो कुछ फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं। बाद में चारों एक साथ खाने का आनंद लेते हैं। करूबे शिबुकी से पूछता है कि जब सब गायब हो गए थे तब वो कहाँ थी। बात करते समय शिबुकी ने खुलासा किया कि उनसे मिलने से पहले वो एक और गेम खेली थी। करूबे ने उसे दोषी ठहराया कि उसने दूसरे प्लेयर्स को चारे के रूप में इस्तेमाल किया होगा और उसने जवाब दिया कि उसने वही किया जो उसे जिंदा रहने के लिए करना था। अरीसू सोचता है कि ये अजीब है कि वो कल ही गेम में कैसे आए, लेकिन शिबुकी को कुछ दिन पहले लाया गया था। वो उस पर अटकलें लगाते हैं और अरीसू कहता है कि जरूर इस गेम का गेम मास्टर होना चाहिए, जिसने इस पूरे गेम का प्लानिंग किया हो। शिबुकी का कहना है कि वो असली दुनिया के समान एक वर्चुअल दुनिया के अंदर हो सकते हैं, जबकि छोटा का कहना है कि जो ये हो रहा है शायद ये भगवान का काम है। छोटा पहले गेम में अपना पैर जला चुका है और वो दर्द से तड़प रहा है। अरीसू और करूबे कुछ और समय कमाने के लिए एक और गेम में शामिल होने का फैसला करते हैं, ताकि वो बाहर जाकर एक डॉक्टर ढूंढ पाए या इस खेल के बारे में कुछ और नया खोज पाए। वो ऐसा करते हैं और खुद को 10 लोगों के ग्रुप में पाते हैं। उसागी उनमें से एक है। गेम का नाम है टैग और इस गेम का मकसद उस आदमी से टैग किए जाने से बचना है जो इट है, और एक सीक्रेट सिंबल को उन्हें ढूंढना होगा जो कहीं छुपा हुआ है। उन्हें 20 मिनट का समय मिलता है। गेम शुरू होता है और टैगर घोड़े के मुखौटे पहना एक लंबा आदमी है जो घूम रहा है और अंधाधुंध लोगों को गोली मार रहा है। इस बीच शिबुकी छोटा को बहकाती है और बताती है कि जिंदा रहने के लिए उन दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है। गेम में वापस टाइगर ने आधे प्लेयर को मार ही डाला है। बचे लोग उसे हराने के लिए मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं।
अरिसु और उसागी सिंबल को खोज रहे हैं जबकि दूसरे टाइगर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। करूबे और दो खिलाड़ी टाइगर से लड़ते हैं जबकि अरिसु पता लगाता है कि सिंबल कहाँ है। वही कमरे में चला जाता है लेकिन वहाँ एक और गार्ड होता है। इसके अलावा गेम को क्लियर करने के लिए एक ही समय में दो अलग अलग बटन दबाने के लिए दो खिलाड़ी मौजूद होने चाहिए। गार्ड से लड़ते हुए अरिसु मदद के लिए चिल्लाता है। उसागी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ती है और उसके पास पहुंचती है। वो गार्ड्स को हराते हैं और बटन दबाते हैं और खेल को क्लियर करते हैं। करूबे और एक खिलाड़ी अगूनी ने टाइगर को हरा दिया है। दोनों टाइगर और दूसरे गार्ड्स को एक कॉलर बॉम्ब के जरिए मार दिया जाता है जिसे वो अपने गले में पहनते हैं। करूबे टाइगर के फोन को देखता है जिसमें लिखा है गेम ओवर। गार्ड्स को भी बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह गेम खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करूबे एक रेडियो कम्युनिकेटर पर कुछ बात सुनता है और वो इसे एक डेड प्लेयर की जेब से उठाता है जो अगूनी का दोस्त था, और वो एक आदमी की आवाज सुनता है जो कहता है कि जवाब अब उनके हाथों में है। आवाज कहती है कि उन्हें वापस बीच पर लौट जाना चाहिए। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अरिसु को कमरे में डेड गार्ड के लिए दोषी महसूस करते हुए देखते हैं। उसागी उसे बताती है कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ भी करना होगा। अरिसु और करूबे आखिरकार छोटा और शिबुकी के घर लौटते हैं और उन्हें रेडियो और बीच के बारे में बताते हैं। वो 3 बीच के बारे में जानते हैं जो उनके पास है और वो जाने के बारे में सोचते हैं। शिबुकी का कहना है कि छोटा चल नहीं सकता। इसके अलावा उनका वीजा और छोटे का वीजा भी खत्म होने वाला है। करूबे का कहना है कि वो अपने वीजा को एक्सटेंड करने के लिए आज एक और गेम में शामिल होंगे और फिर उस बीच को ढूंढेंगे। बाद में वो एक गेम में शामिल होते हैं और एक थीम पार्क में एंटर करते हैं। गेम का इंस्ट्रक्शन ये है कि उन्हें अपने सामने पड़े हथियारों में से किसी भी हथियार का यूज कर सकते हैं और उन्हें अपने सिर पर एक गॉगल लगाना होगा। कठिनाई 7 ऑफ हार्ट्स है। वो बात करते हैं कि हार्ट्स सबसे खराब होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के दिलों के साथ खेलना पड़ता है और साथ ही साथ ये नंबर काफी ऊंचा है, यानी कि इस गेम की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। खेल हाइड एंड सीक का है। खिलाड़ियों में से एक को भेड़िए के रूप में और बाकी 3 को भेड़ के बच्चे के रूप में सौंपा जाएगा। अंत में जिसे भेड़िया का रूप सौंपा गया है वो गेम का विजेता होगा और जिंदा रहेगा। बाकी दूसरे लोगों को गले में बंधी कॉलर से मार दिया जाएगा, इसलिए बाकियों को भेड़िया का पीछा करने की जरूरत है। छोटा को पहले भेड़िए के रूप में चुना गया है और वो जल्दी महसूस करते हैं कि भेड़िए के रूल दूसरों को तब दिया जाता है जब वो भेड़िए से आई कांटेक्ट बनाते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या करना है। भेड़िए का रोल छोटा से अरिसु और अरिसु से करूबे तक जाता है। आखिरकार ये करूबे से शिबुकी तक जाता है और जब वो भेड़िया होती है तो ये बात वो छिपाने और जिंदा रहने के लिए दौड़ना शुरू करती है। अरिसु और करूबे उसके पास जाते हैं और अरिसु भेड़िया बन जाता है। वो भाग जाता है और छिप जाता है और अपने सिर से गॉगल्स हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर सकता। छोटा भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करता है और सब एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और सबका असली चेहरा बाहर आता है। कुछ पलों के बाद वो एक साथ बिताए गए सभी खूबसूरत पलों को याद करने लगते हैं और उन्हें असली में याद आता है कि वो अच्छे दोस्त हैं। अरिसु गेम छोड़ना चाहता है और भेड़िया का रोल किसी और को देना चाहता है, लेकिन अब दूसरे उससे छिपते हैं और कुछ ही सेकंड बचे होते हैं तो करूबे उसके सामने आता है, लेकिन अरिसु की आंख में वो देखता नहीं। समय खत्म हो जाता है और कॉलर फट जाता है जिससे करूबे, छोटा और शिबुकी मारे जाते हैं। एपिसोड 4 में हमें उसागी के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलता है और हम उसके डेली रूटीन को देखते हैं। एक बरसात के दिन वो अरिसु से टकराती है जो सड़क पर पड़ा है और मरना चाहता है। हमें उसागी के अतीत में वापस ले जाया जाता है जब वो अपने पिता के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है। वो अपने पिता से कहती है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ वो खुद को अपने जैसा महसूस करती है, लेकिन उसके पिता के साथ एक स्कैंडल हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट में वापस अरिसु उसागी के जगह पर उठता है और उसे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। वो अपने सभी दोस्तों की तरह ही मरना चाहता था। उसागी उसे बताती है कि वो जानती है कि कैसा महसूस होता है क्योंकि जब उसने अपने पिता को खोया था तो वो खुद इससे गुजरी थी। आखिरकार वो उसे अपने वीजा का टाइम खत्म नहीं होने देने और नए गेम में भाग लेने के लिए मना लेती है। अगला गेम एक टनल रोड में होने वाला है। अरिसु और उसागी एक बस में चढ़ते हैं और उन्हें उसमें 3 दूसरे खिलाड़ी बैठे मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक साथ 4 गेम क्लियर किए हैं और वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलता है और पता चलता है कि गेम का नाम डिस्टेंस होगा। प्लेयर को सुरक्षित रूप से सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जरूरत होगी। वो बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है। ऐसे में उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है। दूसरे खिलाड़ियों में से एक टाकुमा के पैर में मोच आ गई है और वो दौड़ नहीं सकता। वो अपने दोस्तों को जाने के लिए कहता है
4 दूसरे खिलाड़ी कुछ मील तक दौड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एक पैंथर मिलता है। पैंथर उनका शिकार करता है और रिजान नामक खिलाड़ी के पास जाता है। पैंथर उसे खा जाता है लेकिन बाकी बच जाते हैं। अपने रास्ते में अरीजू एक मोटरसाइकिल दिखता है जिसे वो जानता है कि वो डीजल से चलती है। उसका कहना है कि जिस बस से उन्होंने शुरुआत की थी वो अभी भी काम कर सकती है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है। वो उसागी और दूसरे खिलाड़ी यमन को दौड़ने के लिए कहता है और अरीसू बस में फ्यूल भरकर और टाकुमा को बचाकर मोटरसाइकिल से वापस आ जाएगा। उसागी और यमा ने आगे बढ़ते हैं और एक डेड एंड तक पहुंचते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो महसूस करते हैं कि उनके पीछे का कंक्रीट टूटने वाला है और सुरंग में पानी भरने वाला है। वो दौड़ना शुरू करते हैं लेकिन पानी जल्दी भर जाता है और यमन को निगल जाता है। शुक्र है कि बस उसागी तक पहुंच जाती है और इससे पहले कि वो पानी से मर जाए वो बस में चढ़ जाती है। बस को साइड में कर दिया गया है और जब 3 बचे खिलाड़ी इसके टॉप पर चढ़ते हैं तो बस के किनारे गोल लिखा होता है जिसका मतलब है कि बस ही उनका डेस्टिनेशन था। अरीसू ने उसागी से कहा कि वो ये पता लगाना चाहता है कि खतरनाक खेल का मास्टरमाइंड है कौन। उनमें से 2 एक बाइक की सवारी करते हैं और पुल को पार करते हैं और बीच की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत अरीसू के एक और गेम पर जाने से होती है लेकिन वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ खिलाड़ियों से पूछता है क्या उनके पास बीच के बारे में कोई जानकारी है। अरीसू और उसागी बीच खोजने के लिए डटे हैं। बाद में वो अलग हो जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स को 2 अलग अलग गेम्स को फॉलो करते हैं। वो कुछ खिलाड़ियों को देखते हैं जिन्होंने अपने कलाई पर लॉकर की चाबियां पहनी हुई हैं। वो उनका पीछा करते हैं और आखिरकार वो बीच तक पहुंचते हैं जो एक बड़ा 5 स्टार होटल के समान एक बड़ी बिल्डिंग है। उन्हें पीछे से मारा जाता है और अगवा कर लिया जाता है और उन्हें बीच के हॉल में ले जाया जाता है। कई लोग वहाँ उनका स्वागत करते हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही लीडर लगता है। अरीसू का कहना है कि वो खेल के बारे में जवाब ढूंढ रहा है। लीडर एक बड़े कमरे का दरवाजा खोलता है जहां वो उन कार्ड्स को मार्क कर रहा है जिन्हें उसने पाया है। वो बताता है कि केवल एक ही आदमी इस दुनिया को छोड़कर नॉर्मल दुनिया में लौट सकता है। ऐसा करने के लिए आपको उन सभी कार्ड्स को इकट्ठा करना होगा जो गेम खिलाड़ियों को रिवॉर्ड भी देते हैं, लेकिन जबकि ये अकेले इंसान के लिए हासिल करना असंभव होगा, वो उस एकमात्र मकसद के लिए एकजुट हुए हैं, यानी कि सभी कार्ड्स को इकट्ठा करने के लिए और किसी को वापस नॉर्मल दुनिया में भेजने के लिए। बीच में एक टायर सिस्टम शामिल है और हर खिलाड़ी को उनके द्वारा लाए गए कार्ड्स के लिए पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा बीच के 3 नियम हैं। 1, आप जहां भी जाएं स्विमिंग सूट पहने। 2, मेंबर के जीते गए सभी कार्ड्स बीच के होते हैं। और 3, सभी धोखेबाजों को मौत मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बीच का साथ देने से इनकार करता है तो उसे मार दिया जाता है। लास्ट में लीडर कहता है कि उन्हें मिलने वाला एक कार्ड का प्योर सेट से वो किसी दूसरे इंसान को नॉर्मल दुनिया में वापस भेज सकते हैं। अरीसू और उसागी छोटे कम्युनिटी के चारों ओर नजर डालते हैं और उन्हें कुछ अजीब नजर आता है। बीच का लीडर, जिसे सब हैटर कहते हैं, अनाउंस करता है कि उसने 2 नए गेम खोजे हैं और लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करता है। हर ग्रुप को अलग गेम मिलेगा। इस बीच टॉप टियर मेंबर्स में से एक एन अरीसू को एक टेस्ट गेम में ले जाती है, ये देखने के लिए कि क्या वो बीच के लिए एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बन सकता है या नहीं। टेस्ट ये पता करने के लिए है कि वाटर लेवल इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचने से पहले कौन सा स्विच एक लाइट बल्ब को चालू करता है जो उन सभी को जला सकता है। पकड़ ये है कि स्विच का यूज करते समय वो असली में लाइट बल्ब देख नहीं सकते। अरीसू एक स्विच का यूज करता है और फिर एक दूसरे खिलाड़ी कुइना को बताता है कि बल्ब गर्म है या नहीं। जबकि ये गर्म है, उसने जिस स्विच को फ्लिप किया वो चालू हो जाता है और इस तरह वो गेम को क्लियर कर पाते हैं। अरीसू वापस बीच पर लौटता है और वो उसागी से मिलता है। थोड़ी देर के बाद अगुनी और उसका क्रू भारी हथियारों से लैस होकर अंदर आते हैं। कुइना अरीसू को बताती है कि ये लोग बीच के मिलिटेंट्स हैं और उनसे दूर रहने की वो चेतावनी देती है, लेकिन फिर भी अरीसू और अगुनी के बीच टकराव होता है। लेकिन हैटर वहाँ आता है और दोनों का झगड़ा खत्म करता है। वो अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करता है और अरीसू को भी इसमें शामिल होने के लिए कहता है। मीटिंग में उनका कहना है कि फिगर कार्ड कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए वो शायद खेल का हिस्सा नहीं है। अब उनके पास जो एकमात्र कार्ड नहीं है वो 10 ऑफ हार्ट्स है। उसका ये भी कहना है कि उसका वीजा जल्दी खत्म हो जाएगा और इसीलिए वो अगला गेम में शामिल होगा। एपिसोड का एंड हैटर के अरीसू को ड्रिंक के लिए बुलाने और उसके ये बताने से होता है कि हीरो एक महान बलिदान से पैदा होता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत उसागी के साथ होती है, जो अरीसू के दरवाजे को पीटती है और उसे जगाती है। जैसे ही वो उठता है, अरीसू कहता है कि उन्हें जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। वो जवाब की तलाश में दूसरे लोगों से बात करना शुरू करता है। किसी समय वो एक बंदूक की आवाज सुनता है और हैटर के 3 आदमियों को डंपर से दूर जाते हुए देखता है। वो उस डंपस्टर के पास जाते हैं और देखता है कि उसमें लाशें पड़ी हुई हैं। अरीसू को कुइना और उसकी दोस्त चीशिया मिलती है, जो अरीसू को बीच के तीसरे नियम के बारे में याद दिलाती है कि सभी धोखेबाजों को मौत मिलती है। चीशिया और कुइना ने उसके साथ बात की और उसे ये बताया कि मिलिटेंट्स हैटर को कभी भी मारकर उसकी पोजीशन हथिया सकते हैं। चीशिया का कहना है कि वो कार्ड्स चुराने और इस जगह को छोड़ने का प्लान बना रहा है। हैटर को एक गेम में भाग लेने और अपने वीजा को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ी देर के लिए बीच छोड़ना पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सीने में गोली मारकर हैटर को वापस लाया जाता है। अधिकारी इस बात पर बहस करते हैं कि अगला लीडर कौन होना चाहिए। अगुनी के आदमी अधिकारियों पर अपनी बंदूक तानते हैं और उसके पास अगुनी को वोट देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। चीशिया ने अरीसू को अपने प्लान में मदद करने के लिए मना लिया और जब अगुनी नए लीडर के रूप में अपना भाषण देता है तो चीशिया अरीसू को लीडर के कमरे में ले जाता है और वो उसे तिजोरी खोलने और कार्ड लेने के लिए कोड बताता है, लेकिन कोड गलत होता है और जैसा कि लग रहा था चीशिया ने अरीसू को फंसाया है। अरीसू को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और वो उसे बताते हैं कि उनका वीजा का समय खत्म हो चुका है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसागी को भी पकड़ लिया जाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है। चीशिया वापस लीडर के कमरे में लौटता है और कार्ड चुरा लेता है। वो बी से भागने के लिए तैयार है और कुइना के साथ एक छोटी सी बात करता है, जो उसे कहती है कि उसे अरीसू को फंसाने के लिए दोषी महसूस करना चाहिए। हालांकि चीशिया को पता चलता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि बीच को खेल के मैदान में बदल दिया गया है और लेजर किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन तो देंगे नहीं। मॉनिटर और स्पीकर से अनाउंस होता है कि सभी को गेम खेलने के लिए लॉबी में आना होगा। अरीसू को छोड़कर हर कोई लॉबी में इकट्ठा होता है क्योंकि वो बंधा हुआ है। लोगों को उनके फोन मिलते हैं और अचानक एक महिला फर्श पर मरी पड़ी है और उसके सीने पर चाकू से वार किया गया है। एपिसोड 6 गेम और उसके नियमों के अनाउंसमेंट के साथ एंड होती है। खेल को विच हंट कहा जाता है और इसका मकसद उस इंसान को ढूंढना है जिसने इस महिला की हत्या की है और उसे फायर ऑफ जस्टिस में फेंक कर जला देना है। टाइम लिमिट 2 घंटे का होगा। एपिसोड 7 की शुरुआत एक्शन से भरपूर है। लोग उस लड़की असाही पर दोष डालते हैं जो उस मरी हुई लड़की की दोस्त हुआ करती थी और वो उसे उस आग में फेंकना चाहते हैं। अधिकारियों में से एक मीरा उन्हें रोकती है और कहती है कि हर कोई समान रूप से दोषी है। एन का कहना है कि हर किसी को बताना होगा कि वो पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हैं और इसे साबित करके बताना होगा। एन ने अपने हाथ में खून के धब्बे वाले रुमाल को पकड़ा हुआ है और लोग उससे इसके बारे में पूछते हैं। एन ने खुलासा किया कि ये खून हैटर का है और हैटर की हत्या कर दी गई है। अगुनी अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है कि इस कमरे में उसके अलावा हर कोई विच हो सकता है। वो कहता है कि विच को आगे बढ़ना चाहिए वरना वो सबको जला देगा। अगुनी के आदमी हवा में गोली चलाते हैं और भगदड़ मच जाती है। उसागी अपना और आखिरी बचा हुआ फोन ले लेती है जो अरीसू का होगा और भाग जाती है। अगुनी के आदमी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें आग में फेंक देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनमें से कोई एक विच होगा और गेम खत्म हो जाएगा। इस बीच उसागी की मुलाकात टट्टा से होती है जिसे वो टैग गेम से जानते हैं और वो एक साथ हो जाते हैं। उसी समय कुइना और चीशिया एक कंट्रोल रूम में कैमरों के माध्यम से सब देख रहे होते हैं। कुइना एन को एक कमरे में कुछ खोजते हुए देखती है और उससे मिलती है। वो एन से पूछती है कि वो क्या कर रही है और एन उसे बताती है कि वो चाकू पर लगाने के लिए एक केमिकल की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि उससे कुछ उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। वो बताती है कि यहाँ आने से पहले वो फॉरेंसिक में काम करती थी। अगुनी का एक गार्ड लास्ट बॉस रास्ते में आ जाता है। कुइना एन को जाने के लिए कहती है। एन निकल जाती है और कुइना लास्ट बॉस से लड़ने लगती है। लड़ते हुए वो दोनों अपने बैक स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं। लास्ट बॉस एक ब्लॉगर हुआ करता था जिसे कभी भी वो तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहता था और जब इस नई दुनिया का उदय हुआ तो उसे कुछ नया बनने का मौका मिला। तो वहीं कुइना एक लड़का था जो अपने पिता के साथ कराटे का प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक दिन उसके पिता को कुइना के कमरे में कॉस्मेटिक्स मिले और उन्होंने कुइना को घर से निकाल दिया। फाइट में कुइना लास्ट बॉस को हराने और मारने के लिए अपने कराटे का यूज करती है। अरीसू अपनी कुर्सी पर चढ़ जाता है और वो टेप को फर्श पर बिखेर देता है। खुद को छुड़ाकर वो मदद के लिए चिल्लाता है। उसागी, तट्टा और असाही हॉलवे से चलते हैं और उन्हें कुछ सुनाई देने लगता है। उसागी अरीसू को सुनती है और उसे खोजती है। वो उसे आजाद करती है और अरीसू गेम के बारे में सोचने लगता है।
उसका कहना है कि उन्हें वैसा ही सोचना होगा जैसे गेम मास्टर सोचते होंगे। उसका कहना है कि गेम मास्टर इस गेम को शुरू करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके साथ ही एन चाकू की जांच कर रही होती है और कहती है कि वो जानती है कि ये किसने किया है, लेकिन वो जब कमरे से बाहर भागती है तो अगुने के 2 आदमी उसे मारते हैं। सोचते हुए अरीसू कहता है कि वो जानता है कि शायद विच कौन हो सकता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अगुनी और उसके आदमियों ने बाकी सभी प्लेयर्स को किनारे करता है। अगुनी अपने आदमियों को सभी को मारने का आदेश देता है, लेकिन वो हिचकिचाते हैं। अरीसू उसके पास आता है और कहता है कि ये सब रोकना होगा। वो कहता है कि वो जानता है कि अगुनी विच नहीं हो सकता क्योंकि उसने ही तो उसे बांध दिया था, और अगर अगुनी खुद विच नहीं है तो असली विच को खोजने के लिए अगुनी को अरीसू के साथ काम करना होगा। लेकिन अगुनी अरीसू को मारता है और फिर स्वीकार करता है कि वो ही असली विच है। लेकिन अरीसू सबको बताता है कि अगुनी असली विच नहीं है, उसने हैटर को मारा लेकिन लड़की को नहीं। अरीसू का कहना है कि अगुनी बीच पर कब्जा कर सकता था क्योंकि उसके पास बंदूकें थीं, लेकिन वो और हैटर असली में दोस्त थे। एपिसोड हमें पिछले कुछ घटनाओं में वापस ले जाता है और हम अगुनी को देखते हैं कि कैसे हैटर ने खुद को एक राक्षस में बदल लिया था और कई लोगों को उसने मार डाला क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्ड्स उसे छुपाए थे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब हैटर अपना वीजा बढ़ाने के लिए गेम खेलने गया तो उसके साथ हुआ क्या, वो मर कर वापस लौटा। अगुनी ने उससे कहा कि वो बीच छोड़ना चाहता है क्योंकि उसने अपना एकमात्र दोस्त हैटर को खो दिया है, जबकि हैटर के तीसरे नियम के हिसाब से वो उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन अगुनी ने उसे पहले गोली मार दिया। अरीसू का ये भी कहना है कि लड़की ने खुद को चाकू मारा है और वो ही असली विच है। मास्टरमाइंड हमारे दिल से खेलना चाहता है। अरीसू का कहना है कि निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। असाही सबके सामने खड़ी होती है और कहती है कि वो गेम के लिए एक डीलर का काम करती थी और उसे एक लेजर से मार दिया जाता है। फायर ऑफ जस्टिस और भी फैलने लगती है और वो बॉडी को फेंकने के लिए विच के शरीर को ले जाते हैं। अगले दिन अरीसू और उसागी एक वीडियो देखते हैं जिसे असाही ने अपने फोन पर छोड़ दिया है। वो और उसकी सहेली एक खाली टोक्यो में जागते हैं और फिर एक आदमी उनसे कांटेक्ट करता है। उन्हें डीलर और असिस्टेंट के रूप में चुना जाता है जो गेम को बनाने में मदद करेंगे और नकली प्लेयर्स की तरह काम करेंगे जो जानबूझकर असली खिलाड़ियों को भटका देंगे। बदले में उन्हें 2 हफ्ते का जीवन मिलेगा। बेशक अगर उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो उन्हें मार दिया जाएगा, जैसा कि अभी अभी हुआ। असाही ने एक और वीडियो चुपके से शूट किया उस गुप्त ठिकाने में घुसते हुए जहां गेम मास्टर छुपे हुए थे। वो गेम देखते हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर दांव लगाते हैं, यहाँ तक कि वो खिलाड़ियों के दर्द पर हंसते भी हैं। अरीसू और उसागी उस जगह पर जाते हैं लेकिन सभी को लेजरों से मरा हुआ पाते हैं। चीशिया और कुइना भी उस जगह पर आते हैं और उनके बीच एक छोटी सी बात होती है। उनका कहना है कि ये लोग गेम के मास्टर्स नहीं हैं, उनके ऊपर भी कोई है। तभी एक वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है और ये मीरा ही है जो एक लेक्चर देती है और ये कहकर चीजों को साफ करती है कि बचे हुए खिलाड़ी और गेम्स में भाग लेंगे और इस बार उन्हें फेस कार्ड के खिलाफ जाना होगा। अरीसू का कहना है कि कम से कम इस बार तो उन्हें पता है कि उनका दुश्मन कौन है। और इसी के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।